92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनु सिंह की लिखी कहानी कह दूं तुम्हें बिना किसी एड ब्रेक के। मैं बहुत देर तक एयरपोर्ट पे वक्त काटने की कोशिश करता रहा। उत्तर भारत में ठंड ऐसी ही आती है कि जैसे रजाई से निकलना सबसे बड़ा गुनाह हो और उसकी सजा कोहरे की रजाई ओढ़े कुदरत कई तरीके से देती है आपको। आपने गलती से भी ठंड को अंगूठा दिखाते हुए बाहर निकलने की जुर्रत की है तो लीजिए, भुगतिए। फ्लाइट डिलेड होगी, ट्रेनें कैंसिल होंगी, सड़कों पर दुर्घटनाओं के खतरे बढ़ जाएंगे। सर्दी हर हाल में मेहनती और कामकाजी होने का आपका गुरूर तोड़ के ही मानेगी। बस मेरे साथ भी यही हुआ। दिल्ली से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट के उड़ने के तय वक्त से अभी तक 3 घंटे का समय निकल चुका था, लेकिन हम कब उड़ पाएंगे इसकी ठीक जानकारी एयरलाइन कर्मचारियों को भी नहीं थी। सो मैं बुक शॉप और कॉफी शॉप के बीच टहलता हुआ वक्त जाया करता रहा। वैसे हमारे याद शहर में भी मौसम दिल्ली की तरह ही कहर बरपा रहा था। वो तो भला हो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कि कॉन्फ्रेंस के बहाने चेन्नई जाके ठंड से निजात पाने की एक वजह मिल गई थी, वरना इस साल की जानलेवा सर्दी जान लेके ही मानती। याद शहर से चेन्नई के लिए सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए मैं दिल्ली में था। उस दोपहर जब मैं याद शहर से दिल्ली के लिए निकला, दामिनी को 104 बुखार था। मैं घर पे फोन करके बस एक बार दामिनी से बात कर लेना चाहता था, उससे उसकी तबीयत का हाल पूछ लेना चाहता था। लेकिन ये कमबख्त ईगो ऐसी शय है कि दिमाग के साथ साथ दिल पे भी काबिज हो जाती है। कमाल है कि 13 साल की शादी और 8 साल की डेटिंग के बावजूद ईगो नाम का दुश्मन अक्सर मेरे और दामिनी के बीच आके पांव पसारे बैठ ही जाता है। कमाल है कि 21 साल से एक दूसरे के साथ होते हुए भी मैं और दामिनी एक दूसरे को ठीक जान नहीं पाए। मैंने अपना मोबाइल फोन फिर अपनी कोट की जेब में डाल दिया। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था। वो उखड़ी ही रहती, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती शायद। और इतनी दूर सफर पे जाते हुए मैं किसी तरह का बोझ या तनाव अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी। घर से फोन था। समेरा को बुखार है, 102, पैरासिटामोल दे दिया है। एंटीबायोटिक अभी शुरू करूं या कुछ देर देख लूं? दामिनी बिना मेरा हाल चाल पूछे सीधे काम की बात करने लगी। अगर चेस्ट में कंजेशन नहीं है और कोई और दिक्कत नहीं है तो फिर सिर्फ पैरासिटामोल देके देखो। खांसी या जुकाम भी है? नहीं, दामिनी का छोटा सा जवाब था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवा ली थी? हाँ, 5 डोज हो गए। और लेना है? दामिनी ने थकी हुई आवाज में पूछा। नहीं। मेरा जवाब सुनते ही उसने फोन काट दिया। मैं उससे कहना चाहता था कि दामिनी, डॉक्टर तो तुम भी हो। 8 साल डॉक्टरी पढ़ते हुए जी तोड़ मेहनत भी तो तुमने ही की है। लेकिन मैं नहीं कह पाया। आखिर दामिनी को डॉक्टरी छोड़े 8 साल हो भी तो गए थे। डॉक्टर दामिनी सिंह, मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत डॉक्टर दामिनी सिंह सिर्फ और सिर्फ दामिनी बन के रह गई थी। एक्चुअली दामिनी भी नहीं, सिर्फ समेरा की मम्मी मिसेस सिंह। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं इस बारे में और सोचकर और परेशान नहीं होना चाहता था। याद शहर से इस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलकर आने का मकसद ही 2-4 दिनों के लिए अपनी और अपनी घर गृहस्थी की कभी न खत्म होने वाली समस्याओं से छुटकारा पाना था। मैंने स्टैंड में से अखबार उठा लिया और तीसरे पन्ने पे जाके मेरी नजर अखबार से झांकती एक प्यारी सी मुस्कुराहट पे टिक गई, और ऐसा लगा जैसे उस एक पल के लिए मेरी सांस रुक जाएगी। डॉक्टर आकांक्षा कालरा। आकांक्षा, ये तो मेडिकल कॉलेज में दामिनी की रूममेट थी। तब डॉक्टर आकांक्षा गांगुली हुआ करती थी, अब डॉक्टर आकांक्षा कालरा है। दिल्ली के पास के कुछ गांवों में हेल्थ चेकअप करने और गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करने जैसी वॉलंटरी सेवाओं के लिए उनकी तारीफ की गई थी। आर्टिकल के साथ डॉक्टर आकांक्षा का इंटरव्यू भी था। मैंने दामिनी को बताने के लिए जल्दी से फोन उठा लिया, लेकिन कुछ सोच के वापस फोन रख दिया।
दामिनी के सामने उसके किसी बैचमेट या उसकी किसी सहेली की तारीफ उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह होता। मैं जानता था, मैं समझता था कि दामिनी इन दिनों इतनी उखड़ी हुई क्यों रहती है, लेकिन मेरे पास हालात को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। आकांक्षा की तस्वीर देख के कई यादें आंखों के सामने घूम गई थी। ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास में पहली बार मैंने इन दोनों लड़कियों को देखा था। एक गोरी चिट्टी लंबे काले घने बालों वाली, दूसरी सांवले रंग और घुंघराले बालों वाली। एक क्लास के आधे से ज्यादा लड़कों से लंबी, एक छोटी सी और अपने आप में सिमटी हुई, एक वाचाल मुखर और सबसे दोस्ती कर लेने वाली, दूसरी अपने भीतर खामोश समंदर की गहराई लिए चलने वाली। मुझे उस दूसरी लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था। क्लास में इंट्रोडक्शन के वक्त गोरी लड़की ने चहकते हुए अपना नाम बताया था। हाय, आई एम दामिनी फ्रॉम दिल्ली। दूसरी ने शहद सी मीठी आवाज में हल्के से कहा था, आकांक्षा गांगुली फ्रॉम आसनसोल। भारत के नक्शे में आसनसोल कहां है, ये मुझको पहली बार उसी शाम एटलस देख के मालूम हुआ था। आसनसोल की आकांक्षा ने आंखों ही आंखों में दिल ऐसा चुराया कि क्लास में सबसे आंखें चुराते हुए मैं बार बार उसकी ओर देखने लगा। जाने उसके चेहरे में कैसी कशिश थी कि नजरें लौट लौट के उस तक चली जाती, और फिर मैं जल्दी से यह भी देख लिया करता कि कोई मेरी ओर देखता न हो। आकांक्षा को डेट करना मेडिकल कॉलेज में बहुत कूल माना जाएगा, ऐसा लगता नहीं था। यहां तो सब पैसे वाली रईस डॉक्टर माँ बाप की रईस लड़कियों का दिल जीतने के चक्कर में होते थे, ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन ना भी हो तो दहेज में एक क्लिनिक या अस्पताल तो मिल ही जाएगा। आकांक्षा कैपिटेशन फी नहीं बल्कि स्कॉलरशिप लेके डॉक्टरी पढ़ने आए लोगों में से एक थी, मेरी तरह। मुझे शायद उससे इसलिए भी प्यार हो गया था क्योंकि पूरे क्लास में अकेली वो मेरे जैसी थी। लाइब्रेरी के चक्कर काटने वाली, प्रैक्टिकल सेशंस और क्लासेस कभी न मिस करने वाली, क्लास में हमेशा आगे की बेंच पे बैठने वाली, बिना मतलब किसी के काम में टांग न अड़ाने वाली। बस मुश्किल ये थी कि प्यार एक तरफा ही लग रहा था अब तक। आकांक्षा ने मेरी ओर नजरें उठा के भी देखा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, दामिनी से मेरी दोस्ती जरूर हो गई थी, वैसे ही जैसे बाकी पूरी क्लास से उसकी आसानी से दोस्ती हो गई थी। सच कहूं तो मैं भी दामिनी से इसी लालच में बात करने लगा था कि इसी बहाने आकांक्षा से कभी तो बात होगी, लेकिन मैं घुन्नी का घुन्नी ही बना रहा और आकांक्षा से अपने दिल की बात कह नहीं पाया। उधर दामिनी मुझको दिल दे बैठी, दिल दिया ही नहीं, खुल के इस बात को कह भी दिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक रोज की बात है, थर्ड ईयर में थे हम और इंटरनल मेडिसिन की क्लास करने के बाद लंच के लिए हॉस्टल लौट रहे थे। मैं इंटरनल मेडिसिन में एमडी करके जनरल फिजिशियन बनना चाहता था, इसलिए इस क्लास को लेकर हमेशा संजीदा रहता था। दामिनी अपनी माँ का मैटरनिटी क्लिनिक संभालना चाहती थी, इसलिए उसकी निगाहें भी हमेशा मंजिल की ओर होती थी। थर्ड ईयर तक आते आते करीब करीब सभी स्टूडेंट्स का रास्ता कुछ न कुछ तय हो ही गया था। एक आकांक्षा थी जो कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में खुल के नहीं बोलती थी। हम उसके बारे में ठीक ठीक जानते तक नहीं थे, सिवाय इसके कि उसके पेरेंट्स आसनसोल नाम के किसी छोटे शहर में रहते थे। हम वैसे भी रहते एक ही ग्रुप में थे, लेकिन हमारी जो भी थोड़ी सी बातचीत होती थी दामिनी के जरिए होती थी। उस दिन पहली बार मैंने आकांक्षा से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया था, तुमने कभी बताया नहीं तुम पीजी किस में करना चाहोगी? क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं, पहले एमबीबीएस तो पूरा कर लूं। आकांक्षा ने छोटा सा एक जवाब दे दिया था और फिर खामोश हो गई थी। उसके दिल के रास्ते होकर गुजरना रोहतांग पास से होकर गुजरने से भी ज्यादा मुश्किल था। आकांक्षा के आसपास का मौसम अक्सर सर्द और बर्फीला हुआ करता था। वैसे तो नजदीकी थी नहीं, फिर भी खुद में सिमटी सिमटी सबसे कटी कटी सी रहने वाली आकांक्षा से मेरी दूरी और बढ़ती चली गई। न उसको बोलना आया न मुझको कहना। फिर मेरे लिए करियर जरूरी था, एमबीबीएस के बाद पीजी में एडमिशन जरूरी था, बाकी प्यार मोहब्बत की बेमानी बातों के लिए वक्त था ही कहां। लेकिन दामिनी खुलकर मुझसे प्यार भी करती रही और सबके सामने इजहार भी करती रही।
मेरे पापा का मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक तो डॉक्टर रोहित सिंह ही संभालेंगे। ये बात वो कभी मजाक में, कभी संजीदगी से, कभी खुलेआम, कभी अकेले में अक्सर कहा करती थी। हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। न मैंने उसको प्रपोज किया, न उसने मुझसे कोई वायदा लिया। बावजूद इसके लंबे काले घने बालों वाली वो वाचाल मुखर लड़की और मैं धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में ऑफिशियली एक कपल के तौर पे जाने लगे। और वो सांवली सी घुंघराले बालों और खामोश शख्सियत वाली लड़की सबसे कटती चली गई। मैंने भी उससे जुड़ने की कोई कोशिश नहीं की। अब समझ में आता है कि मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल और समझदारी भरा फैसला लिया था। उस लड़की के साथ हो लिया जो मुझसे प्यार करती थी, इसलिए हर हाल में मेरा साथ निभाती। उस लड़की से शादी कर ली जिसके घर वालों ने हमारे साथ संघर्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। हमको बना बनाया क्लिनिक दहेज में मिला था और इकलौती बेटी का पति होने के नाते याद शहर में जम जाने में मुझको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। आकांक्षा तो बाकी यार दोस्तों की तरह इंटर्नशिप के बाद ही बिछड़ गई थी। उसकी काले घुंघराले बालों वाली और ठहरी हुई शख्सियत के बारे में सोच के मैं थोड़ी देर के लिए बेकल जरूर हो जाया करता था, लेकिन जो मिला ही नहीं उसके बिछड़ जाने का अफसोस भी क्यों होता। वैसे भी दामिनी से शादी के बाद जिंदगी किसी पिक्चर पोस्टकार्ड की तरह खूबसूरत हो गई थी। हम साथ क्लिनिक में बैठते थे, साथ मरीज देखते थे, साथ घर लौटते थे और साथ लंबी छुट्टियों के लिए जाते थे। परिवार में आने वाला एक नया मेहमान इस खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हम दोनों डॉक्टर थे, इसलिए अपने आने वाले बच्चे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। मैं इंटरनल मेडिसिन में एमडी और आकांक्षा गायनेकोलॉजिस्ट। अपने मामले में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन हम जिंदगी को लेकर जब बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हुए बदगुमान और अहंकारी होने लगते हैं तो ऊपर वाला कहीं बैठ के हम पे हंसता रहता है। हमारे पास जितनी योजनाएं होती हैं उसके पास उन पर पानी फेरने के उतने ही नए तरीके होते हैं। हम आने वाले बच्चे को लेकर कई सपने संजोते रहे। आकांक्षा ने अपनी क्लिनिक के साथ वाले कमरे में आने वाले बच्चे के लिए एक कमरा भी तैयार करवा लिया। मां बनने के बाद भी वो प्रैक्टिस से ब्रेक नहीं लेना चाहती थी, लेकिन हमारे मंसूबों पर ब्रेक लगाते हुए ईश्वर ने हमको जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा में डाल दिया। हमारी बेटी, जिसका नाम दामिनी ने बड़ी रिसर्च के बाद समायरा रखा था, 3 महीने की थी जब हमको पता चला कि उसको माइनर थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन बनने में गड़बड़ी होने लगती है। इससे बच्चे के शरीर में खून की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। मैं और दामिनी डॉक्टर थे, बावजूद इसके हम अपने खून के नमूनों में दिखाई देने वाले जेनेटिक दोषों को नहीं देख पाए। न हमें उनके इलाज की मोहलत मिली और उसका खामियाजा हमारी संतान को भुगतना पड़ा। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी थी कि जिस बच्चे के माँ बाप, नाना नानी सब मशहूर डॉक्टर हों, उसको 3 महीने की उम्र में ही मौत से जूझना पड़ा। इस सदमे का सबसे गहरा असर दामिनी पर पड़ना चाहिए था, लेकिन उसी ने सबसे ज्यादा हिम्मत से काम लिया। उसने प्रैक्टिस छोड़ दी और पूरा ध्यान समैरा की ओर लगा दिया। अपने बच्चे के लिए सभी माएं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया करती हैं, लेकिन दामिनी ने बलिदान की नई मिसाल कायम की। सबसे हंसने बोलने वाली, सबसे दोस्ती करने वाली, पार्टियों की जान, अस्पताल की शान दामिनी ने घर से निकलना बंद कर दिया। समैरा की नींद सोना, समैरा की नींद जगना, समैरा की भूख उठना, समैरा की बीमारी का इलाज करना, दामिनी के लिए समैरा के अलावा जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। स्टेम सेल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दामिनी ने हर मुमकिन इलाज के लिए हर मुमकिन अस्पताल के दरवाजे पे दस्तक दे दी। फिर एक दिन अपनी किस्मत से समझौता करके उसने हार मान ली, और हार ऐसी मानी कि उसको जिंदगी से जूझने के लिए फिर से तैयार करना मुश्किल हो गया। मैं भी एक दिन थक गया और चारों ओर से हमला करने को उतारू जिंदगी से बचने के लिए क्लिनिक में घंटों गुजारने लगा।
देर रात तक मैं पेशेंट्स देखता रहता और ये सिलसिला सुबह होते ही शुरू हो जाता। यूं लगता मानो अपने मरीजों की तकलीफ के इलाज में ही मेरी मुक्ति छुपी है। मुझको पूरा भरोसा था कि बीमार लोगों को दी गई दवाओं और उनके इलाज से मिलने वाली दुआ मेरी बेटी और बीवी के लिए दवा का काम करने लगेगी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं झूठी उम्मीद में जीता रहा। दामिनी अपने भीतर की सच्ची हिम्मत को मारती रही। जिंदगी की इस जद्दोजहद ने दामिनी को मुझसे दूर कर दिया। सच तो यह था कि मुझको उसके पास होने की जरूरत ज्यादा थी, लेकिन मैं घर में नहीं था, उसके पास नहीं था। मैं या तो अस्पताल में था या फिर कहीं और, दोस्तों रिश्तेदारों के बीच। मुझको तो पहले से ही अपने मन की बात कहना, खुलकर दुख सुख का इजहार करना नहीं आता था। अब दामिनी भी खामोश होती चली गई। याद शहर के दोस्तों से वो कटती गई और मैं उनसे जुड़ता गया। मेडिकल कॉलेज के दोस्तों से वो दूर होती गई और मैं हर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, हर एलुमनाई मीट में जाने के मौके तलाशता रहा। जो खामोशी और तकलीफें मुझको घर में परेशान करती थीं, उनको मैं बाहर के शोर से भरने की कोशिश करता रहा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने परिवार की तकलीफ को देख के टूटता नहीं था। ऐसा नहीं था कि हल ढूंढने के लिए मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने भी दामिनी की तरह ही हार मान ली होगी शायद। चेन्नई के मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं 2-4 दिनों के लिए सही कहीं दूर, बहुत दूर जाना चाहता था। मैं जानता था कि यह जरूरत दामिनी को भी महसूस होती होगी। मैं उससे कहना चाहता था कि चलो मेरे साथ चेन्नई चलो, हम 2-4 दिन के लिए घूम के आते हैं। लेकिन मैं कह नहीं पाया था। मैं उससे कहना चाहता था कि दामिनी, तुमको ऐसे टूटे बिखरे हुए देखते देखते थक गया हूं, लेकिन मैं उससे यह भी नहीं कह पाया था। डॉक्टर रोहित, हाउ यू बिन? मेरे सामने डॉक्टर आकांक्षा गांगुली, नहीं, डॉक्टर आकांक्षा कालरा खड़ी थी, 16 सालों के बाद। कमाल है कि मेरी उम्र ने तोंद पर और कानों के पीछे जगह जरूर बना ली थी, लेकिन आकांक्षा वैसी की वैसी ही लग रही थी। अभी भी उतने ही काले घुंघराले बालों के बीच से झांकता सांवला गोल चेहरा, उतनी ही छोटी सी सौम्य सी शख्सियत। कहीं आप भी चेन्नई की फ्लाइट का इंतजार तो नहीं कर रहे? मेरे चेहरे की हैरत पड़ ली होगी उसने शायद, इसलिए आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए बिना मेरे जवाब का इंतजार किए पूछा। उसमें एक ही चीज बदल गई थी, वो थोड़ी सहज और बेतकल्लुफ हो गई थी। हम वहीं लाउंज में आमने सामने बैठ गए। 16 सालों के लंबे फासले को पाटने के लिए जिस सहजता की जरूरत होती है, हम दोनों में वो नहीं आ पा रही थी। मुझको बार बार याद आ रहा था कि 3 सालों तक मैंने इसके लिए अपनी रातों की नींद गंवाई और इसने अपने कवच के भीतर मेरे किसी एहसास को आने नहीं दिया। आकांक्षा पर भी अपनी गरिमा को बनाए रखने का बोझ था शायद। तुम तो सेलिब्रिटी हो गई हो आकांक्षा। मैंने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हालांकि मेरी इस बात में कॉम्प्लीमेंट की खुशबू कम और जलन की महक ज्यादा आ रही होगी शायद। आकांक्षा ने हंस के बात आई गई कर दी। हम टुकड़ों टुकड़ों में एक दूसरे की प्रैक्टिस और घर परिवार के बारे में पूछते रहे। वो अपने पति और 2 बच्चों के बारे में, अपनी सोशल सर्विस और अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताती रही। दामिनी की बात आने पे मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मैंने सच कह ही दिया, दामिनी ने प्रैक्टिस छोड़ दी है। आकांक्षा को यकीन नहीं हुआ। वो थोड़ी देर तक मुझको हैरत भरी नजरों से देखती रही। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हमारे सोफों के सामने कोई और शख्स आके खड़ा हो गया। मेरे हस्बैंड डॉक्टर सौरभ कालरा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सौरभ, यह है मेरे बैचमेट डॉक्टर रोहित सिंह। आकांक्षा ने अपने पति से परिचय करवाया और हमने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कम से कम कोशिश तो यही की थी। सौरभ भी चेन्नई मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए ही जा रहे थे। हम आपस में शहर की, मौसम की, कॉमन दोस्तों की, अस्पतालों की, नए पैटेंट्स की, नई दवाओं की, न जाने क्या क्या बात करते रहे। सौरभ खुल के बोलने वाले और ठहाके लगा के हंसने वाले जिंदा दिल लोगों में से एक थे।
हम कुल 45 मिनट तक साथ थे और इतनी ही देर में उसने अपनी बीवी की कई बार तारीफ की, अपने बच्चों की फख्र से बात करता रहा और इसके अलावा जितना जी में आया बेरोक टोक बोलता रहा। लेकिन आकांक्षा इस बीच खामोश सी रही। फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका था और अगले 25 मिनट में बोर्डिंग शुरू होने वाली थी। आई नीड टू स्पीक टू माई फ्रेंड, आकांक्षा ने अचानक कहा और डॉक्टर सौरभ और मैं दोनों चौंक गए। मुझको रोहित से बात करनी है सौरभ, तुम कुछ देर के लिए हमको अकेला छोड़ दोगे? आकांक्षा ने कहा और सौरभ बहुत ग्रेसफुली सोफे से उठकर बोर्डिंग गेट्स की ओर चले गए। आकांक्षा ने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, कमाल है कि हम इतने सालों बाद मिले हैं और तुम अभी भी नहीं बदले रोहित। कमाल है कि तुमको अपने दिल की बात ठीक ठीक कहना अब भी नहीं आता। मैं जानती हूं मुझको बदला हुआ देख के तुम हैरान हो। मैं ये भी जानती हूं कि 16 सालों के बाद तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल देने का मुझको कोई हक नहीं, खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब तुमने अपनी जिंदगी में होने का हक ही नहीं दिया हो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन रोहित कई बार कहना जरूरी होता है, रिश्तों को बनाने के लिए भी, उनको बचाने के लिए भी। तुम सबको अंतर्यामी क्यों समझते हो? ऐसा क्यों समझते हो कि जो तुम सोचते हो सब वैसा ही सोचते या समझते होंगे? मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और दामिनी के बीच क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उससे अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो कहना सीखो। आकांक्षा ने अपना हैंडबैग लिया और मुझको बिना बाय बोले चली गई। मैं वहीं बुत बना सोफे पे बैठा रहा। कोट की जेब से मैंने अपना फोन धीरे से निकाला, थोड़ी देर तक स्क्रीन की ओर देखता रहा और फिर दामिनी का नंबर डायल कर दिया। एक ही रिंग में दामिनी ने मेरा फोन उठा लिया, जैसे मेरे ही फोन का इंतजार कर रही हो। दामिनी, मैं लौट रहा हूं, चेन्नई नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। 7 बजे तक लौट आऊंगा। तैयार रहना। तुम्हारी तबीयत ठीक लगे तो हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। दामिनी ने कुछ कहा नहीं, बस फोन से होकर उसकी खामोश सिसकी मुझ तक आती रही। मैं चुपचाप सुनता रहा और महसूस करता रहा कि कई बार कहना सचमुच जरूरी होता है, रिश्तों को बनाने के लिए भी, रिश्तों को बचाने के लिए भी। बस इतनी सी थी ये कहानी।